नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं। वक्त है हर खबर से आपको खबरदार करने का। सबसे पहले आपको आज हम उत्तर प्रदेश ले चलेंगे। 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ तीसरी बार लगातार सत्ता हासिल करने के लक्ष्य से जिस कानून व्यवस्था को अपनी सबसे मजबूत कड़ी अखिलेश यादव के खिलाफ मान रहे हैं, क्या वही कमजोर कड़ी भी है? इसके बाद आपको हम प्रधानमंत्री की तरफ से शुरू की गई किसानों के हित की बड़ी योजना में घोटाले की जमीन तैयार करने वालों से खबरदार करेंगे। ईशान के बवंडर में पाकिस्तान के सरेंडर के बाद भारत से दुश्मनी में पाकिस्तान के क्रिकेट का बेड़ा गर्क किस कदर हो चुका है, इसकी एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। और फिर कल की बड़ी खबर से आपको हम आज ही खबरदार करेंगे। भारत फ्रांस की दोस्ती का नया अध्याय कल प्रधानमंत्री मोदी शुरू करने वाले हैं। रफाल और हैमर की घातक जोड़ी से भारत का नया शक्ति प्रदर्शन। और अब आज की वो खबर जिससे जुड़े मुद्दे को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, जबकि अखिलेश यादव कहते हैं कि यही योगी की कमजोरी है। मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का। कुछ बयान याद करिए। मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। मुख्यमंत्री कहते हैं अब उपद्रव नहीं, उत्सव का प्रदेश है। योगी कहते हैं अपराध, अव्यवस्था से अनुशासन तक प्रदेश पहुंच चुका है। हालांकि अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी में जैसे ही हथेली गर्म होती है, पुलिस नर्म हो जाती है। इसीलिए हमने आज कई खबरों को देखने के बाद तय किया कि यूपी की इस सबसे बड़ी खबर के पीछे तक आपको ले चलें, पता करें कि क्या जिसे मुख्यमंत्री अपनी सबसे मजबूत छड़ी समझते हैं, कहीं वो कमजोर कड़ी तो नहीं। अपराधियों का एनकाउंटर, अपराध से कमाई हुई आय और जमीन को मुक्त करके गरीबों के लिए घर, महिलाओं से की छेड़खानी तो फिर बचने में नहीं आसानी। या तो अपराध छोड़ो या फिर सरेंडर करो। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से क्या जिस कानून व्यवस्था के मुद्दे को बुलडोजर, एनकाउंटर, सांप्रदायिक हिंसा पर ब्रेक, पत्थरबाजों पर सीधा एक्शन जैसी कार्रवाई से लगातार योगी आदित्यनाथ अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते आए, क्या लॉ एंड ऑर्डर का वही मुद्दा योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री बना सकता है, या फिर यही वो मुद्दा है जो एक चुनौती है? 2017 के पहले सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया एक समानांतर सरकार का संचालन करते थे। 2017 के बाद यही उपद्रवग्रस्त उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। आज कानून का राज है। हमने बार बार कहा है, विकास की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है। डेटा क्या कहता है? डेटा में जो दिखाई देता है सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां, और इतना करप्शन किसी ने नहीं देखा होगा जो इस सरकार में चल रहा है। और एक ही चीज उत्तर प्रदेश में चल रही है, हथेली गरम, पुलिस नरम। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा वार अखिलेश यादव पर करते आए हैं। इंसेफ्लाइटिस को हम लोगों ने वैसे ही मार डाला जैसे माफियाओं को हमने रौंद डाला है यूपी के अंदर। ये सरकार केवल माफिया को ही नहीं रौंदती है, ये मच्छर पैदा करने वाले, मच्छर से पैदा होने वाले उन बीमारियों को भी रौंदने का काम उसी क्रूरता के साथ करती है, और इंसेफ्लाइटिस उसका एक उदाहरण है। अखिलेश यादव क्या इसीलिए अतिरिक्त सावधानी उत्तर प्रदेश में बरतने लगे? जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचते हैं तो पहले से एक वीडियो दिखाने लगते हैं। ये कोई दबदबा गाना है, दबदबा, वो मैं दिखाना चाहता हूँ बस आपको। पंचायत का चुनाव हो ना हो, पर गाना तो सुनिए। हाँ, क्या गाना है बताइए? क्योंकि कल को कोई कहे कि समाजवादियों ने बनवा दिया, ये भी तो दिक्कत है ना। दिल्ली वाले आए कहें कि समाजवादियों ने गाने बनवा दिए, तो हम पहले से वेपन तैयार रखे हुए हैं। इसके बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव एक शख्स की रील को प्ले कराते हैं। असल में अखिलेश यादव को बिहार चुनाव याद है, जहां पर प्रचार के दौरान आरजेडी के जंगल राज को याद कराने के लिए उस दौरान बने भोजपुरी गानों के बोल को प्रधानमंत्री ने जनता के सामने मंच से याद कराया था, इस दावे के साथ कि आरजेडी वाले सत्ता में आने से पहले ही ये गाना मंच पर गा रहे हैं। मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में।
साथियों, यही जंगल राज की आहट है। इसी से अब आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश यादव पहले से किस तरह अतिरिक्त सावधान चलने लगे हैं। इसलिए खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दबदबा वाला गाना प्ले करा के वो ये बताना चाहते हैं कि इसमें समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश यादव अगर कह रहे हैं कि वो फील्डिंग पहले से अपनी टाइट करने लगे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर तेज बैटिंग करते हैं। जहां उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि 2016 के मुकाबले डकैती में 89%, लूट में 85%, हत्या में 47%, बलवा में 70% और फिरौती के लिए अपहरण में 62% की कमी आई है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी कमी का दावा योगी सरकार ने किया है। साल 2016 की तुलना में हत्या में 48%, दहेज मृत्यु में 19%, दुष्कर्म में 34% और शील भंग के मामलों में 34% की कमी आने का दावा किया जाता है। योगी आदित्यनाथ लगातार विधानसभा से विधान परिषद तक और सभाओं तक ये बताने में जुटे हैं कि कानून व्यवस्था 2017 के बाद लगातार सुधरी है। तब क्या कुछ जिलों में पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो योगी की सबसे बड़ी ताकत को कमजोर करने में जुटे हैं? ये यात्रा अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन का, आज देश और दुनिया भी इस बात को स्वीकार करती है कि उत्तर प्रदेश में चेंज आया है। मुख्यमंत्री जब सदन में अपराध और अपराधियों के मुद्दे पर बदलाव की बात करते हैं, तब जिस संभल को दंगाइयों, अवैध कब्जा करने वालों, पत्थरबाजों, साजिश रचने वालों के खिलाफ कानून का सबसे बड़ा मॉडल बनाने में योगी सरकार जुटी है, उसी संभल में चंद पुलिस वालों की करतूत ने बता दिया कि सख्ती के नाक के नीचे वो खुद अपराध करने में लगे। संभल में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने आस मोहम्मद को पकड़ा और फिर पैसा लेकर छोड़ दिया। संभल में ही पता चला कि एसओजी की टीम ने अश्लील वीडियो के मामले में 2 गिरफ्तारी की और रिश्वत लेकर अपनी जेब गरम करके फिर आरोपियों को जाने दिया। संभल में एसओजी टीम के हाथों ही करप्शन की इस करतूत का पता चलने पर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने एसओजी प्रभारी समेत पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया। यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की सख्ती को अपनी शक्ति बताते हैं, तब जिलों में थाने के भीतर के करप्शन पर अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं। कमल इंजन सरकार की स्पष्ट नीति, सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता के कारण अब यूपी उपद्रव से उत्सव प्रदेश के रूप में अपनी यात्रा को लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। पुलिस और अपराधी एक ही टीम में आ गए हैं और भाजपा इस टीम की कैप्टन है आजकल। अब बच्चों ने चोर पुलिस खेलना बंद कर दिया है। संगठित अपराध में पहली बार अपराधियों के साथ सरकार और पुलिस भी शामिल है। मुख्यमंत्री को क्यों लॉ एंड ऑर्डर पर और मजबूती से निगाह रखने की जरूरत है, इसकी गवाही सीतापुर से आती है, जहां बीजेपी के विधायक ज्ञान तिवारी अपनी ही पार्टी की सरकार में अपने ही इलाके के थाने में जाकर धरना देने लगते हैं, आरोप लगाते हुए कि थाना प्रभारी निर्दोष लोगों को परेशान करते हैं। इससे पहले इसी महीने गाजियाबाद में मुकदमे से नाम हटाने के बदले में विजिलेंस की टीम ने एसएचओ को गिरफ्तार किया। वाराणसी में 20,000 की घूस लेते दरोगा को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पकड़ती है। बागपत में पुलिस वाली मैडम पैसे मांगती है का आरोप लगाकर एक शख्स वीडियो बनाता है और वीडियो बनाते हुए जहर खा लेता है। इसी तरह गाजियाबाद की मुरादनगर थाने में अंदर ही महिला दरोगा प्रिया सिंह और हेड कांस्टेबल शाहिद अली को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहले पकड़ चुकी है। विवेचना कर रही थी प्रिया सिंह मैडम जी, मैडम की ओर से दबाव आ रहा था कि भाई पैसे दो, नहीं तो मैं। कितने रुपए मांगे थे आपसे? पैसे तो 2 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन 50 में डन हो गया था। ये सारे मामले इस बात की तस्दीक करते हैं कि भले दंगा और दंगाई के खिलाफ सख्ती करने में सरकार सफल रही हो, लेकिन वही पुलिस जनता से जुड़े बहुत सारे मामलों में खुद भी कटघरे में है। ऐसे में जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में ध्यान इस पर भी दिया जाए, क्योंकि जनता इन्हीं थानों में अगर रिश्वतखोर पुलिस वालों के अन्याय के आगे परेशान है, तो फिर मजबूत कानून व्यवस्था की बात 100% सही नहीं बताई जा सकती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एक और चुनौती है। ये वो परीक्षा है जो शहरों से लेकर गांव तक सरकार के सामने खड़ी है।
ये जल जीवन मिशन की टंकियों के गिरने रिसने की घटना से जुड़ी हुई वो चुनौती है जिसकी योजना को लेकर बीजेपी के विधायक अपनी ही सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को जनता के सामने रोक कर तीखी बहस करते हुए सवाल तक कर चुके हैं। अब की बार यह खबर महोबा से आई है, उसी बुंदेलखंड से जहां पर बीजेपी विधायक ने सवाल भी उठाया था। महोबा में जल जीवन मिशन के तहत लगभग 65 लाख रुपए लगाकर पानी की टंकी बनी। साल भर पूरा नहीं होता है और पानी की टंकी आरोप है कि लीक करने लगती है। आरोप खुद ग्राम प्रधान की तरफ से लगाया जाता है। दावा किया जाता है कि टंकी के निर्माण में पैसा खाया गया, घटिया निर्माण सामग्री लगाई गई जिसकी वजह से पानी बहने लगा। लेकिन इसी से जुड़े अधिकारी इनकार करते हैं, कहते हैं कि पानी की टंकी लीक नहीं कर रही बल्कि बस पानी ओवरफ्लो हुआ, साथ ही जांच के आदेश दे दिए। टंकी के ऐसा होगा मामला के एक तो उसमें पानी मटेरियल सही नहीं लगो, काम भी सही नहीं हुआ तो बस लीक हुए और फिर पानी है जो सब कहूँ आ नहीं रहा हुआ पानी। तो मांग यही है कि पानी में पूरे गांव में भाव चाहिए होगा कहीं कहीं पानी जा रहा है कि बिल्कुल नहीं जा रहा? कहीं कहीं तो नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं। में किसी भी तरह का कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं पाया गया है। वीडियो को देखने से भी प्रत्यक्षतः ये प्रतीत हो रहा है कि ये संभवतः ओवरफ्लो के कारण जो है ये पानी बह रहा है। लेकिन प्रकरण की जांच के लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक समिति भी गठित की गई है जो इसकी जांच करेगी। यदि कोई सीपेज वगैरह पाया जाता है तो उसको तत्काल दुरुस्त भी कराया जाएगा। महोबा में सच की जांच होना जरूरी है। सरकार ऐसे मामलों में सख्ती से जांच कराए। बहुत जरूरी योजना के साथ खिलवाड़ न हो। विपक्ष ने क्योंकि तुरंत निशाना भी साधा है। अखिलेश यादव ने पोस्ट करके लिखा कि ये जल मिशन नहीं कमीशन मिशन है। आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के बोझ को पानी की टंकी नहीं उठा पाई। असल में 8-9 महीने में देखें तो ऐसा बहुत जगहों पर हुआ है। अप्रैल में पिछले साल कानपुर में 2 करोड़ की लागत से बनी पानी की टंकी अचानक ढह गई थी। अप्रैल में ही लखीमपुर 5 करोड़ की लागत से बनी पानी की टंकी धाराशायी हो गई। मई महीने में सीतापुर में 5 करोड़ 30 लाख की लागत से बनती पानी की टंकी गिर गई थी। फिर जून में कासगंज में 14 करोड़ की लागत से बनी पानी की टंकी फट गई थी। मथुरा में पानी की टंकी गिरी। अब महोबा में दावा है कि लीकेज की वजह से टंकी बहने लगा। भ्रष्टाचारी अच्छी योजनाओं में अपने करप्शन का हिस्सा निकालने का रास्ता लगातार खोज रहे हैं। क्या यही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ भी हो रहा है? अगर हाँ तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के घर की कुर्की तक करा के जनता का पैसा वसूलना जरूरी है। खबर राजस्थान से, जहां के कृषि मंत्री ने ही एसबीआई की एक ब्रांच जाकर कहा कि जरा हमको पीएम फसल बीमा योजना के किसानों की लिस्ट दो। दावा है कि ब्रांच के अधिकारी 2 घंटे तक आनाकानी करने लगे। आरोप है कि फिर जो लिस्ट मिली उसमें ऐसे किसानों का नाम था जो न किसान थे न उनके पास जमीन थी। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का ही दावा है कि 1100 करोड़ से ज्यादा का क्लेम बैंक और बीमा कंपनी के अधिकारी पूरे राजस्थान में हड़पे बैठे हैं। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की। अगर किसान की फसल तैयार होने के बाद खेत से बाजार जाने के बीच में ही अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई और फसल बर्बाद हो गई तो उसको भी बीमा देने की योजना हमने बनाई। पानी भर जाए तो उसको बीमा। लेकिन प्रधानमंत्री की देश के किसानों से जुड़ी बड़ी योजना में दावा है कि भ्रष्टाचारी अपनी कमाई की फसल लहलहा रहे हैं। दावा है कि अकेले राजस्थान में फसल बीमा योजना के नाम पर फर्जी किसानों के नाम से संगठित मिलीभगत करके करप्शन खोरों ने 1150 करोड़ रुपए खुद अपने खाते में डाल लिए। अपनी टीवी स्क्रीन पर जो दस्तावेज आप देख रहे हैं, दावा है कि इनमें ही उन फर्जी किसानों का नाम दर्ज है जिनका कहीं कुछ आता पता नहीं, लेकिन इन सब के नाम पर फसल बीमा योजना का पैसा खा लिया गया, जिसका खुलासा कोई और नहीं खुद राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से होता है। कैसे? तो जवाब सुनिए। चुरू जिले के सालासर में एसबीआई की ब्रांच में आरोप है शाखा प्रबंधक दूसरे बैंक कर्मचारी फसल बीमा से जुड़ी कंपनी ने मिलकर खूब फर्जी बीमा पॉलिसी जारी की। ऐसी जमीनों के नाम बीमा किया जो जमीन है ही नहीं, ऐसे किसानों के नाम बीमा किया जो कहीं है ही नहीं। फर्जी बीमा पॉलिसी बनाकर क्लेम हड़पने की तैयारी थी। 71 फर्जी किसान अकेले एक ब्रांच में पकड़े गए। यहाँ तक कि ऐसी पॉलिसी तक फसल बीमा के नाम पर बना दी जहाँ किसान का नाम और पिता का नाम एक ही रख दिया गया। मतलब अंधेरगर्दी पूरी तरह फैली मिली। फर्जी केसीसी और ये करके वहाँ 9 करोड़ रुपए रिलीज होने वाले थे जो रुक गए।
ऐसा टोटल हमने SBI सहित सब बैंकों का एक आंकड़ा मोटा मोटा इकट्ठा किया है, वो तो जांच से पता चलेगा। तो ऐसे 15,000 किसान हो सकते हैं जिनका करीबन 1150 करोड़ रुपए इस ये कारस्तानी करके लोग, मतलब लोग मीन्स बैंक कर्मी भी, कंपनियों के सर्वेयर वगैरह जो होते हैं वो, और जो माफिया है उसमें हल्के फुल्के। तो ये जो माफिया हैं इनका गठबंधन हो गया और इतने को डकार गए, इतने की अनियमितता हो गई 1150 करोड़ की। ये मामला अब राजस्थान की विधानसभा तक लौट चुका है। एक ऑर्गेनाइज्ड काम है, संगठित अपराध ये राजस्थान में हो रहा है। इसलिए मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि इसकी हम SOG से जांच कराएंगे समस्त राजस्थान में, जैसे ऐसे किसानों के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ की गई। आशंका है कि फर्जी किसान के नाम पर बैंक और बीमा कंपनी के अधिकारियों की मिली भगत से अरबों रुपए का खेल किया जा रहा है। असली किसान पूरा मुआवजा पा नहीं रहा, नकली किसान के नाम पर अधिकारी और भ्रष्टाचारी पैसा खा रहे, जिसकी अब देशव्यापी जांच जरूरी है ताकि एक अच्छी योजना के दुश्मनों को खबरदार किया जा सके। शुरू से राकेश गुर्जर के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। पुरानी कहावत है, न माया मिली न राम। आसिम मुनीर के राइट हैंड मोहसिन नकवी ने क्रिकेट का इस्तेमाल अपनी इमेज को चमकाने के लिए किया, भारत के खिलाफ माहौल बनाया, लेकिन भारत से नफरत में पाकिस्तानी क्रिकेट, उसके करोड़ों फैंस जल गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को भारत को नीचा दिखाना उल्टा पड़ गया और अब उनकी कुर्सी के पीछे शोएब अख्तर जैसे कई पूर्व क्रिकेटर पड़ गए हैं। भारत की ट्रॉफी लेकर भागने वाले मोहसिन नकवी कल भी भाग खड़े हुए। कोलंबो में उन्हें पाकिस्तान की जबरदस्त शिकस्त बर्दाश्त नहीं हुई और वो मैच खत्म होने से पहले ही स्टेडियम से भाग गए। लेकिन इस एक मैच से भारत ने पाकिस्तान पर 4-4 जीत दर्ज की। पहला फायदा तो यह हुआ कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करके जो T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के रंग में भंग डालने की कोशिश की, वैसा नहीं हो पाया। उल्टा इसे लेकर लोगों की जिज्ञासा और बढ़ गई। पाकिस्तान ने सोचा बहिष्कार की धमकी देकर वो ICC से कुछ रकम ऐंठ लेगा, लेकिन फायदा भारत का हुआ, जिसकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना रिकॉर्ड दुरुस्त किया। भारत ने अपनी नीति से समझौता नहीं किया और पाकिस्तान के खिलाड़ियों से टीम ने हाथ नहीं मिलाया। मतलब यहां भी पाकिस्तान की एक न चली। भारत ने T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत दर्ज कर पड़ोसी देश पर अपनी मनोवैज्ञानिक बढ़त और मजबूत कर ली। अब अगली बार पाकिस्तान ने भारत से मैच खेलने से इनकार किया तो उसी के लोग कहेंगे कि PCB ऐसा हार से बचने के लिए कर रहा है। क्रिकेट में हार के बाद पाकिस्तान में लोग गुस्सा करते हैं, लेकिन इस बार मामला अलग है। कोलंबो में जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर किया, उसने पाकिस्तान के लोगों को ऑपरेशन सिंदूर की याद दिला दी। सारी दुनिया ने देखा और माना कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की सेना ने 4 दिन में घुटने टेक दिए। लेकिन आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में भारत से नफरत का सहारा लेकर सच को झूठ में तब्दील करने की कोशिश की। आसिम मुनीर के चेले मोहसिन नकवी को भी लगा कि वो क्रिकेट में अपने सरेंडर को छिपा लेंगे, लेकिन उनकी चाल उल्टी पड़ गई। मोहसिन नकवी ने क्या किया है, पॉलिटिकल टूल बनाया है क्रिकेट को, और क्रिकेट के जरिए उन्होंने ये अपने मुल्क को पहले बताया कि मैंने इंडिया की ईंट से ईंट बजा दी है। ये वही मोहसिन नकवी है। बाय द वे, जब जब ये पाकिस्तान की टीम के पास जाते हैं, जब ये पाकिस्तान की टीम को मिलने जाते हैं मैच से पहले, आप देखिए हमेशा ये टीम मैच हारती है। इन्होंने एशिया कप में क्या किया, अपनी टीम को वहां पर इन्होंने कहा तुम मैच नहीं खेलोगे। एंड में देखो उनका क्या हाल हुआ। यहां पर वो एक दिन पहले आ गए। पाकिस्तान क्रिकेट को राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल करता रहा है। पाकिस्तान को पता है कि क्रिकेट में भारत से दुश्मनी ही उसे अहम बनाती है, इसलिए वो बार बार क्रिकेट में भारत से बराबरी की जिद करता है। कमाई के लिए ICC पर दबाव डालता है कि वो भारत से द्विपक्षीय सीरीज आयोजित करवाए। मैच न खेलने की धमकी देना हो या फिर एशिया कप की ट्रॉफी लेकर भाग जाना, मोहसिन नकवी ये सब अपनी स्थिति को राजनीति में मजबूत करने के लिए करते हैं। लेकिन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के सरेंडर ने उनके इस कार्ड को भी खतरे में डाल दिया है। जिस पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल न होकर जुनून है, राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा है, वहाँ आम आदमी से लेकर पूर्व क्रिकेटर तक हार से ऊब की बात कर रहे हैं। मान रहे हैं कि अब भारत से मैच देखने का मन नहीं करता, क्योंकि पता है कि हम हारेंगे। भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी क्रिकेट के मैदान का सबसे सुपरहिट मुकाबला होता है।
आईसीसी की कुल कमाई का 90% हिस्सा मीडिया राइट से आता है। आईसीसी ने 2024 से 2027 तक के लिए अपने मीडिया राइट्स $3 बिलियन से ज्यादा में बेचे हैं। माना जाता है कि इतनी बड़ी डील के पीछे आईसीसी के सभी बड़े इवेंट्स में भारत पाकिस्तान के बीच कम से कम एक मैच की गारंटी होती है, जिसकी कीमत 700 से 1800 करोड़ रुपए के करीब मानी जाती है। पाकिस्तान को पता है कि उसकी असली ताकत उसके खिलाड़ी नहीं, बल्कि भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट दुश्मनी है। इसीलिए वो हर बड़े टूर्नामेंट से पहले हम नहीं खेलेंगे बोलकर दबाव बनाता है, क्योंकि आईसीसी की कमाई का हिस्सा बाकी सभी क्रिकेट बोर्ड से बांटा जाता है। इसीलिए पाकिस्तान इन देशों को भी संकेत देता है कि मुझे मनाओ वरना तुम्हारी कमाई पर असर पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ खराब होता जा रहा है, जिस तरह से एक तरफा मैच हो रहे हैं, उससे अगर टीवी के दर्शक कम हुए तो फिर पाकिस्तान से ये हथियार भी हमेशा हमेशा के लिए छिन सकता है। पाकिस्तान की हार के बाद मोहसिन नकवी निशाने पर है। आसिम मुनीर के करीबी होने के चलते अभी तक वो हमलों से दूर थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी ने शोएब अख्तर जैसे पूर्व क्रिकेटरों को जुबान दे दी है। शोएब अख्तर ने मोहसिन नकवी पर कहा, एक आदमी जिसे कुछ पता नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन गया है, आप क्या कर सकते हैं? टीम कैसे चलेगी? आपको बाबर आजम जैसे एक ऐसे खिलाड़ी को सुपरस्टार बना दिया जो आपको एक भी मैच नहीं जिता सकता। दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है नाकाबिल और जहील आदमी को बड़ा काम देना। हार का डर आपके, मगर खुदा न खास्ता हम हार गए तो हमारा क्या होगा? इसीलिए आप मैच में इस तरह के डिसीजंस लेते हैं जो पाकिस्तान की टीम ने लिए। इसी वजह से आपकी परफॉर्मेंस इतनी खराब होती है। 15 फरवरी 2025 का दिन मोहसिन नकवी के लिए ऑपरेशन सिंदूर साबित हुआ है। भारत से न खेलने की धमकी देकर उन्होंने सोचा कि वो पाकिस्तान में भारत को सबक सिखाते हुए देखे जाएंगे और उनकी राजनीति चमक जाएगी। लेकिन बाद में उन्हें सरेंडर करना पड़ा और आखिर में उनकी टीम ने भी सरेंडर कर दिया। मतलब भविष्य में अगर पाकिस्तान ने भारत से मैच का बहिष्कार करने की धमकी दी तो यही माना जाएगा कि पाकिस्तान हार के डर से ऐसा कर रहा है। क्रिकेट के मैदान से पहले पाकिस्तान जंग के मैदान में मात खाता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना लगातार खुद को आधुनिक और खतरनाक हथियारों से लैस कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड रक्षा बजट में इजाफे को भविष्य की तैयारियों का हिस्सा बताया है, जिसका अहम पड़ाव कल होगा जब भारत आ रहे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ 114 रफाल लड़ाकू विमानों को लेकर समझौता होगा। बड़ी खबर यह है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ मुख्यालय में बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत को 5वीं पीढ़ी के इंजन से आगे बढ़कर अब 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के इंजन को बनाने में आगे बढ़ना होगा। मतलब भारत को अपना 6th जनरेशन लड़ाकू विमान बनाने में तेजी से आगे बढ़ना होगा, शुरुआत करनी होगी। भविष्य के युद्ध के लिए आत्मरक्षा पुख्ता करने के लिए भारत तैयारियों में जुटा हुआ है। भैरव बटालियन उसी का परिणाम है। थल सेना की तरह वायुसेना भी आत्मरक्षा के मामले में एक लंबी छलांग लगाने जा रही है, जिसमें भारत और फ्रांस के बीच होने जा रहे 2 बड़े रक्षा समझौतों पर सबकी नजर है। फ्रांस के साथ भारत 114 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा 3.25 लाख करोड़ रुपए में करने जा रहा है। इन 114 रफाल में से 24 विमान सुपर राफेल होंगे। सवाल यह है कि राफेल लड़ाकू विमानों की ये डील कैसे नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की धमक बढ़ा देगी। दुनिया एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ, नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ रहा है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर बना था, अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ विश्व बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और राजनीतिक तरीके से निष्पक्ष भाव से विश्लेषण करेंगे तो झुकाव भारत की तरफ है। फ्रांस से दूसरी बड़ी डील हैमर मिसाइल को लेकर है, जो मीडियम रेंज की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है
भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर में रफाल और हैमर की ताकत का अंदाजा सारी दुनिया को हो चुका है, खासकर पाकिस्तान को, जिसके पास न ब्रह्मोस का जवाब था और न ही राफेल का। ऐसे वक्त में जब चीन अपने 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को सेना में शामिल करता दिख रहा है, पाकिस्तान के पास भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान मिलने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में 114 रफाल की डील वक्त की मांग है। फ्रांस से जिन 114 रफाल की डील हो रही है, उसमें से 24 विमान सुपर राफेल होंगे, जिन्हें फ्रांस की दसों एविएशन F5 नाम से बना रही है। अभी वायुसेना के पास F3 राफेल है, जो 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमान है। इनमें स्टेल्थ क्षमता और परमाणु हथियार दागने की शक्ति है, लेकिन नए विमान F4 पीढ़ी के हैं, इसीलिए इन्हें 5वीं जनरेशन का कहा जा रहा है। यूरोपीय मानकों के हिसाब से F5 राफेल असल में 6ठी पीढ़ी के जेट होंगे। फ्रांस के बाद इस तरह के सबसे बेहतर विमान भारतीय वायुसेना के पास ही होंगे। F5 अभी विकास के चरण में है। F4 की आपूर्ति साल 2028 से 29 के बीच में होगी। 2030 के बाद जो भी विमान मिलेंगे वो F5 श्रेणी के सुपर राफेल होंगे। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। देश में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा कल से शुरू हो रही है। एमपी बोर्ड के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। तब हर छात्र परिवार को खबरदार करती खबर बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खासकर टेलीग्राम पर फर्जी ग्रुप बनाकर छात्रों को परीक्षा से पहले पेपर दिलाने का लालच दिया जा रहा है। सैकड़ों छात्रों को लिंक के जरिए जोड़ा जा रहा है और उनसे 500 से लेकर 1000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। ऐसे कई ग्रुप्स की शिकायत भोपाल में साइबर पुलिस से की गई है। टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को या उनके अभिभावकों को इस झांसे में लिया जा रहा है कि अगर वो 500 से लेकर 1000 रुपए तक देंगे तो बदले में उन्हें बोर्ड पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। आज तक के हाथ वो स्क्रीनशॉट लग चुके हैं। हम आपको दिखाते हैं वो स्क्रीनशॉट जो साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि कैसे बोर्ड पेपर के नाम पर उससे ही मिलता जुलता एक पेपर जो है वो बाकायदा दिखाया जा रहा है और फिर जो अभिभावक हैं उनसे पैसों की मांग की जा रही है। आखिर में एआई से जुड़ी खबर आपको बताएं, क्योंकि एआई का महाकुंभ दिल्ली में सज रहा है। पीएम ने इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो का उद्घाटन किया है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आगे ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।